हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का 35वां पार्ट रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची वन को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची वन में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में लिखा हुआ है। सूची दो में लेखकों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जैसे हम बात करते हैं इन्होंने और कौन सी रचना लिखी थी, तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनके द्वारा लिखी गई है। मेरी कहानी भी इन्होंने लिखी थी। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। और जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की कई समितियां बनाई गई। उन समितियों में से जो एक संघ शक्ति समिति थी, उस समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है ना। और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जो प्रस्ताव 1947 में पारित कर दिया गया। और वही प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक स्वरूप बना। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। विराट उल अखबार की जब हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। और मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? फारसी में। और ये बात कब की है? तो ये बात है 1822 की। 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में साप्ताहिक संवाद कुमुदी का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है ना। और 1800 हम बात करते हैं जब 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1821 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्राह्मणवादी पत्रिका का प्रकाशन किया 1821 में। और 1821 में ही इन्होंने ये बांग्ला भाषा में एक समाचार पत्र, आप कह सकते हैं संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी शुरू किया। 1821 में इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसका नाम था कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन। 1822 में इन्होंने फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन। 1830 में ये इंग्लैंड चले गए। 1833 में इनकी मृत्यु। ठीक है ना। इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं द रिवोल्यूशनरी, ये किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में आपको पता है। जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन, तो इसमें जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ये सचिंद्र सान्याल शामिल थे। उनको जैसे पकड़ लिया गया। इनको फांसी नहीं हुई थी, इनको उम्र कैद हुई। इन्होंने अपना जीवन एक कैदी के रूप में गुजारा। और इनकी एक रचना का नाम भी है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन किससे संबंधित है? सचिंद्र नाथ सान्याल से। और इनकी एक और रचना कौन सी है? द रिवोल्यूशनरी। भारत दुर्दशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा ठीक रहेगा। A4 B3 C1 D2, यानी जिन्होंने टिक किया होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं था? तो जो यज्ञ नहीं था वो बताना है आपको। जब हम बात करते हैं, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना डी ऑप्शन, मुवेंद वेलन, कोई यज्ञ का नाम नहीं था। ये चोल साम्राज्य के समय में प्रयोग होता था ये शब्द। जब हम वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं तो कोई भी राजा शांति स्थापित करने के लिए ये यज्ञ करवाया करता था, शांति स्थापित करने हेतु। ठीक है ना। राजसूय यज्ञ की बात करते हैं तो ये जब राज्यभिषेक किया जाता था तो ये राज्यभिषेक के समय में करवाया जाता था राज्यभिषेक। ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ जो था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया जाता था, शक्ति प्रदर्शन।
और अश्वमेघ यानी कि अश्व का मतलब क्या होता है यहाँ पे घोड़ा। तो जो भी राजा चाहता था कि वो अश्वमेघ यज्ञ करे, तो फिर वो क्या करता था, वो एक घोड़े को खुला छोड़ देता था। ठीक है, मान के चलो ये ए राजा का नाम है, इसने खुला छोड़ दिया घोड़ा, और उस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने पकड़ लिया, यानी कि बी नामक राजा है और इसने सोचा कि ये घोड़ा किसका है और उसने पकड़ लिया, फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती थी और इस लड़ाई में जो जीतता था फिर वही विजेता माना जाता था। अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये होता था कि वो राजा बड़ा शक्तिशाली है, यानी कि ए राजा जिसने घोड़ा छोड़ा था और किसी ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब उसका खौफ पूरा है। ठीक है, तो जैसे भगवान श्री राम की बात करते हैं, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उन्होंने जब वो घोड़ा छोड़ दिया तो फिर उनके दो बेटे थे, लव और कुश ना, लव कुश ने उन घोड़ों को, उस घोड़े को पकड़ लिया था। फिर जब पता चला वहां पर दरबार में कि दो बच्चों ने पकड़ लिया है उस घोड़े को, फिर जो राम जी के भाई थे लक्ष्मण जी, वो आते हैं और इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है ना। तो फिर क्या है, लक्ष्मण जी इसमें हार जाते हैं और वो चले गए वापिस। फाइनली आना पड़ा राम जी को, और फिर राम जी और लव कुश दो बेटे जो थे उनके आपस में जो है ये टकराव हुआ और फाइनली उनको पता चला कि ये उनके ही बेटे हैं। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तारिक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तारिक ए फिरोज शाही के बारे में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना जियाउद्दीन बर्नी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है ये तारिक ए फिरोज शाही। मूल रूप से कहा जाता है कि ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहानी बताती है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शुरुआती 6 सालों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। हालांकि उससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा खिलजी वंश के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। और ये फिरोज शाह तुगलक जो था ना, ये तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। इसी के दरबार में रहा करता था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने रचना लिखी तारिक ए फिरोज शाही। और रचना कौन कौन सी आती है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी हुई? एक का नाम है सलवट ए कबीर। ठीक है, और रचना कौन सी लिखी थी? तारिक ए बरामाकी। तारिक ए बरामाकी भी किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और रचना कौन सी लिखी थी? साना ए मोहम्मदी। तो ये साना ए मोहम्मदी जो है वो भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित है। और एक रचना का नाम आता है लुबतुल लुबतुल तारीख। ठीक है, और एक नाम आपने जरूर सुना होगा मासिर सआदत। ये मासिर सआदत है ना, ये भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तो और भी रचनाएं हैं इनके अलावा भी, कई बार इनमें से अगर पॉइंट अगर आए तो गलत नहीं करना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने 1351 से 1388 के आसपास तक शासन किया था। इस फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हिसार, वर्तमान में ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। हिसार, जिसे पहले हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था, ये इसी ने बसाया था। और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। इसने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर इसे बसाया। यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। जौनपुर भी इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने चचेरे भाई जोना खां के नाम पर। जोना खां जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जो इससे पहले गद्दी पर बैठा था, उसके नाम पर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को। दिल्ली में फिरोजाबाद, दिल्ली एनसीआर में एक फिरोजाबाद जगह है, वो भी इसी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। बहुत भारी संख्या में नहरों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, और बहुत सारे विभाग भी बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान विभाग बनवाया, जो एक बंदी विभाग था। कहा जाता है कि इस फिरोज शाह तुगलक के समय में लाखों की संख्या में बंदी थे। इसने एक विभाग बनाया था दीवान ए खैरात, यानी कि एक दान विभाग बनवाया। ठीक है, महिलाओं के लिए भी एक नया विभाग बनाया और चिकित्सा से संबंधित एक विभाग बनाया। और ये खुद भी क्या है, एक राइटर भी था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही। अगर पूछा जाए फुतुहात ए फिरोज शाही किसके द्वारा रचित है, तो नाम लिख देना
फिरोज शाह तुगलक का अगर पूछ लिया जाए तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा रचित है, तो लिख देना इसके दरबारी कवि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित है। बाकी चलो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अमीर खुसरो का नाम लिखा हुआ है। अमीर खुसरो ने कौन सी रचना लिखी थी, तो एक का नाम आता है तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली। तो ये रचना किसके द्वारा रचित है, अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और अमीर खुसरो ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था आशिका। आशिका किसके द्वारा रचित है, अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और एक रचना और लिखी थी अमीर खुसरो ने जिसका नाम आता है खजाइन उल फतू। इस खजाइन उल फतू में इसने क्या किया है, वर्णन किया है अलाउद्दीन खिलजी का, कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर के क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में। इब्न बतूता के बारे में तो बखूबी जानते होंगे आप। इब्न बतूता वही है जो 1333 ईस्वी में भारत में आया था और ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया। इसने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, रेहल्ला। रेहल्ला में वर्णन किया है इब्न बतूता ने कि किस प्रकार का उस समय समाज था, किस प्रकार की प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित थी। सती प्रथा का बखूबी वर्णन किया है इब्न बतूता ने अपनी उस पुस्तक रेहल्ला में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, तो इसमें आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। आपको बताना है कि जो ठीक नहीं है वो बताना है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ मौर्य, बृहद्रथ ने की। बृहद्रथ मौर्य नहीं, बृहद्रथ लिखा हुआ है इसमें, तो गलती नहीं करनी है, जल्दी से बताइएगा। बाकी पॉइंट भी आपको चेक करने हैं, इनमें से जो सबसे सटीक बैठे वो आपको टिक कर देना है। जल्दी से बताएं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। पुराणों के अनुसार जो सबसे प्राचीन वंश माना जाता है मगध का, वो यही वंश है जिसे हम बृहद्रथ वंश कह देते हैं। बृहद्रथ वंश क्यों कहते हैं इस वंश को, क्योंकि इस वंश की स्थापना बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति ने की थी। इस बृहद्रथ वंश के पिता, यानी कि इस बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था, चेदिराज। चेदिराज वसु का बेटा था ये बृहद्रथ, जिसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। इसी बृहद्रथ का आगे फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया था जरासंध, और ये इस पूरे बृहद्रथ वंश का सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुआ था। महाभारत में आप पढ़ते होंगे जरासंध के बारे में। जरासंध और भीम के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था, तो भगवान कृष्ण की मदद से पांडव भीम ने जरासंध को मार दिया था। ठीक है, और जरासंध बड़ा ही शक्तिशाली था। इसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर सब को जीत लिया था। कंधार राजाओं को भी हरा दिया था। इस जरासंध के साथ में किसकी शादी हुई थी, तो कंस की बहन की शादी हुई थी, यानी कि ये कंस के जीजा थे। ठीक है ना। और इस बृहद्रथ वंश की जब हम बात कर रहे होते हैं, इस बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय। रिपुंजय के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था पुलीक, और उस पुलीक ने क्या कर दिया, रिपुंजय को मार दिया और अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। उस बेटे का नाम क्या था, प्रद्योत। तो फिर प्रद्योत वंश की स्थापना हो गई। पुलीक ने अपने बेटे को बिठा दिया, ठीक है ना, प्रद्योत को। फिर थोड़े समय तक प्रद्योत वंश चला। प्रद्योत वंश के बाद में हमें हर्यक वंश देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर शिशुनाग वंश आता है। फिर आता है आपका महापद्मानंद ने स्थापित किया था, जो इसे हम कहते हैं नंदवंश। तो महापद्मानंद ने इसका सर्वाधिक विस्तार किया। इसे सर्वश्रांतक और एकराट की उपाधि मिली थी। कहा जाता है कि इसे दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसने बहुत सारे क्षत्रियों को मार दिया था। ठीक है, और मगध की जब बात करते हैं तो मगध की राजधानी ग्रीव्रज रही, पाटलिपुत्र रही, और राजगृह भी रही, वैशाली भी रही। तो सारी की सारी बातें ही ठीक लिखी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये सारा पॉइंट ठीक है। चलो थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, जैसे मैंने अभी बताया बृहद्रथ वंश के बारे में, तो उस समय क्या नाम था उसका, ग्रीव्रज नाम था। ठीक है ना, ग्रीव्रज। तो फिर जब बात करते हैं हर्यक वंश के समय में,
एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं बृहद रथवंश, बृहद रथवंश और प्रद्योत वंश। उस समय इसका नाम था ग्रीव्रज, और फिर राजधानी का नाम बदल दिया गया राजगृह, यानी कि इसी का नाम है। और हय्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, बिंबिसार ने। फिर जब हम बात कर रहे होते हैं, बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता को मार दिया। फिर अजात शत्रु का एक बेटा हुआ उदयन, उसने भी ठीक वैसा ही किया जैसा अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, उदयन ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया। यही है वो उदयन जिसने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक नया शहर बसाया था, जिसका नाम रखा इसने पाटलिपुत्र। तो फिर राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। हर्यक वंश के समय में ही दो राजधानियां रही थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। इसी जब हम बात कर रहे होते हैं, पाटलिपुत्र के बाद में जब नया वंश आता है जिसे हम कहते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है ना। तो उस शिशुनाग ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को राजधानी बना दिया, ठीक है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा गया था ऑप्शन में, ग्रीव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली इसकी राजधानी रही। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सारे तीनों पॉइंट हमने पढ़े, तीनों ही ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था जो ठीक नहीं है, तो ऑप्शन डी टिक कर दो आप बस, ठीक है ना। तो ये आपको टिक करना था, बाकी तो ठीक है ना, समझ गए। चलो जी, अब आप ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, जल्दी से इसके बारे में बताइए। जिन्होंने लिखा होगा ना बाल गंगाधर तिलक, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक गर्म स्वभाव के थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, इनका स्वभाव गर्म था। और जब 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था, उस 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फूट पड़ गई थी। तो वो दो भागों में बंट गई थी कांग्रेस। एक दल का नाम पड़ा गरम दल, जिसमें ये बाल गंगाधर तिलक थे, और दूसरा था नरम दल, नरम स्वभाव के लोग नरम दल में रहे। गरम दल में जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से थे, लाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल की एक तिगड़ी हुआ करती थी जो गर्म स्वभाव की थी, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित, ठीक है जी। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर और पॉइंट लिखा जाए, इन्होंने आर्यों के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे। जब आप ग्लोब बनाते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं ना, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है, और ये 0 डिग्री दिशा वो आपकी भूमध्य रेखा है। तो टी ऐसे बना लेना, टी, टी फॉर तिलक। तो तिलक साहब ने क्या बोला था, आर्य इस रीजन से आए थे, और ये रीजन क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन से आए थे आर्य, ऐसा किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों के बारे में क्या बोला था, इन्होंने कहा था आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आपको पता ही है ना, ये किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के, है ना। तो इस पॉइंट से आपको बातें ध्यान में रखनी है। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर कहा जाए, दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कोलकाता में, उस 1886 के कोलकाता अधिवेशन यानी कि दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनकी एक पुस्तक आती है, मतलब प्रकाशित हुई थी 1901 के आसपास, नाम था उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से धन लेकर चले जा रहे हैं, और भारत यहाँ पे कंगाल होता जा रहा है, और वो वहां पर उद्योगीकरण का विकास कर रहे हैं। तो वहां जो उद्योगीकरण का बढ़ावा दे रहे थे, उसको क्या है, इन्होंने पसंद नहीं किया।
अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा पॉइंट ठीक है, जल्दी से। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, क्या ये पॉइंट ठीक है? क्या आप कहेंगे जी नहीं ये तो गलत है। अगर मान के चलो सामंती व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ होती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राजा की शक्ति कमजोर हो जाएगी, है ना। राजा कमजोर हो जाएगा तो केंद्रीय सत्ता क्या होगी, कमजोर होनी चाहिए ना, केंद्रीय सत्ता कमजोर। तो इसमें क्या लिखा है, केंद्रीय सत्ता सशक्त, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। फिर सामंती व्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो प्रांतीय सत्ता होती है ना, प्रांतीय, वो शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसमें उल्टा लिखा है तो पहला पॉइंट तो हो गया गलत। दूसरा देखो, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, तो आप कहेंगे जी हाँ ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। सामंती व्यवस्था में भूमि पर नियंत्रण आधारित प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसमें अधीनस्थ शासक कर और सैन्य सहायता देने के लिए वायदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और जो भी भूमि अनुदान से संबंधित ये प्रथा थी, इसी से जुड़ा हुआ है ये। तो तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, सामंत और उसके अधिपति के बीच में स्वामी दास संबंध का बनना, ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। इसके तहत स्वामी दास के संबंध बनते हैं। मतलब क्या है कि सामंत अपने स्वामी राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करता है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना दूसरा और तीसरा, यानी कि केवल 2 और 3, सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। कहलण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहां के राजाओं का इतिहास लिखा है, तो जिन्होंने लिखा होगा ना कश्मीर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कल्लण के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, तो नाम आता है उसका राज तिरंगिणी, राज तिरंगिणी। इस राज तिरंगिणी नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्णन किया है कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर का इतिहास अगर जानना है तो राज तिरंगिणी पढ़ लीजिए। तो 10वीं शताब्दी से पहले का आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके का इतिहास मिल जाएगा इनके समय में। तो कल्लण कब थे, जब आप कश्मीर के राजवंशों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कश्मीर में एक लोहार वंश आपको पढ़ने को मिलता है। लोहार वंश, लोहार वंश के एक राजा थे हर्ष, तो हर्ष के सानिध्य में रहा करते थे ये कल्लण, जिन्होंने लिखी रचना राज तिरंगिणी। इस राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था, कब किया गया था, अकबर के समय में। अकबर ने आपको पता है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, यानी अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसके तहत बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। उसी क्रम में इस राज तिरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है। इसी वजह से अकबर का टाइम पीरियड जो है वो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको बातें ध्यान में रखनी है। राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध अरब यात्री और विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो आपको इसके बारे में बताना है। इब्न बतूता ये कहाँ का आया था, तो ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत में ये आया, ठीक है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1325 से लेकर 1351 तक रहा। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बताया है इब्न बतूता ने अपने पुस्तक रेहल्ला में, ठीक है। और उस समय सती प्रथा कितनी प्रचलित थी उसके बारे में भी वर्णन किया है, और कहा है कि ढोल नगाड़े बजा करते थे जब कोई महिला सती हुआ करती थी। महिला को सती होने के लिए राजा से अनुमति लेना अनिवार्य होता था, ठीक है ना। तो ये बातें कही है इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता जो है 1333 में आया और काफी लंबे समय तक यहाँ पर काजी बनकर रहा, और बाद में
मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेज दिया था इसको? चीन भेज दिया था राजदूत बनाकर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका बचपन का नाम क्या था? इसका नाम था जोना खां। जोना खां। और ये किसका बेटा था? ये तुगलक वंश के संस्थापक गाजी तुगलक का बेटा था, जिसे हम गाजी मलिक बोल देते हैं। तो गाजी तुगलक का बेटा था ये मोहम्मद बिन तुगलक। छोटा नाम इसका क्या था? जोना खां। और इसके पिता गाजी तुगलक ने इसे एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम क्या था? उलूग खां की उपाधि दी। और बड़ा होकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ। यही है वो जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। इसी के समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया। इसी के समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, और उन्होंने जो पहला वंश शुरू किया उसका नाम रखा था संगम वंश, क्योंकि संगम उनके पिता का नाम था। हरिहर और प्रथम, जो हरिहर और बुक्का हैं, इनको हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम भी कहा जाता है। हरिहर प्रथम ने, यानी कि हरिहर ने 20 सालों तक शासन किया। 1336 से लेकर 1356 तक शासन किया। फिर बुक्का, यानी बुक्का प्रथम जिसे बोलते हैं, बुक्का प्रथम ने 21 सालों तक शासन किया। 1356 से 1377 तक शासन किया। ठीक है ना। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात कर रहे होते हैं, इसने एक विभाग बनवाया था, दीवान ए आमिर को ही। दीवान ए आमिर को ही, ये एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इसी के समय में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, और वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यासुद्दीन तुगलक के बारे में तो आपको पता ही है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, और इसी ने स्थापना की थी तुगलक वंश की। और ये कब की थी? 1320 में। और 1325 में यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। बाद में इसका बेटा जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, यानी कि 1351 में फिर कौन आया? इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जिसने बड़ी भारी मात्रा में शहरों का निर्माण करवाए, नहरों के भी निर्माण करवाए, अलग अलग विभाग भी बनवाए। ये 1351 से 1388 तक रहा था। और जब हम नसीरुद्दीन महमूद की बात कर रहे होते हैं, तुगलक वंश का ये सुल्तान था। इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग। और उसने आक्रमण कब किया? 1398 में। उसका सेनापति कौन था? खिजर खां। तो खिजर खां ने बाद में, आपको पता है, 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना कर दी थी, है ना, सैयद वंश। हालांकि फिर ये चला गया था तैमूर, तो यहाँ से वापिस लौट गया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसे आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा पॉइंट इसमें से ठीक है। आपको पता है बंगाल का विभाजन, क्या ये पॉइंट ठीक है? बंगाल का विभाजन लोगों को रोजगार देने एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुधारने के लिए किया गया था। ये तो गलत लिखा हुआ है ना। लोगों को कोई रोजगार नहीं देना था, मुख्य उद्देश्य था उनको आपस में बांट देना, उन पर शासन करना। ये जो बंगाल का विभाजन जो हुआ था, ये कब की बात है? तो ये बात है 1905 की। 1905 में करजन था यहाँ पर, करजन वाइसराय बनकर आया था। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1899 से 1905 तक। इसी करजन ने बंगाल का विभाजन किया था, और इसने बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 को की थी। इसने ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी। ठीक है। और आपको पता है जब ये इसने घोषणा की थी, इसी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक क्या लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारा जो बंगाल है वो बड़ा प्यारा है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, अमार सोनार बांग्ला। तो वर्तमान में आपको पता है ये राष्ट्रगान है वहां बांग्लादेश का। तो ये अमार सोनार बांग्ला जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और फिर जो ये घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, इसके तकरीबन 3 महीने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और ये विभाजन कर दिया गया तो फिर आपको पता है ये एक आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है ना। तो ये आंदोलन यानी कि बंग भंग,
बंगाल के विभाजन को कहा गया बंग भंग, और इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे कहा गया बंग भंग विरोधी आंदोलन। ये जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, सभी भारतीयों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और फिर स्वदेशी आंदोलन भी चला, यानी स्वदेशी आंदोलन। तो इसी स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियां कैसी रहेंगी, यानी कि जो नीतियां हैं वो कैसी रही, इसी बात को लेकर मतभेद हुआ। और फिर आपको पता है ना 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। तो वही कारण था इसी को लेकर। तो जिसमें इन्होंने टिक किया होगा ना केवल 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। उनका कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पर रोजगार दें। बंगाल का विभाजन उन्होंने किस तरीके से किया, मान के चलो ये आपका बंगाल है और इसका विभाजन कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो इस बंगाल में कौन सा हिस्सा आता था, एक तो आप कहेंगे कि असम का जो क्षेत्र था वो इसमें था। ठीक है, असम का, और एक हिस्सा वो जो अभी बांग्लादेश का है ना, बांग्लादेश बन चुका है अभी, उस समय तो इकट्ठा ही था, असम का हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा। तो ये जो इस साइड का एरिया था, यानी कि जो पूर्व क्षेत्र था वो मुस्लिम बाहुल्य था, मुस्लिम बाहुल्य। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहा करती थी। और जब हम इस साइड की बात करते हैं, यानी कि पश्चिम में जो बांटा गया, तो एक तो हमारा जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, जैसे आजकल बोल देते हैं ना कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो तो पूर्वी दिशा में है तो इसका नाम पश्चिमी बंगाल क्यों है, तो इस तरीके से है। जब बांटा गया था तो ये पूर्वी था और ये पश्चिमी था। तो बाद में जब ये राज्य बना या फिर हमारे भारत का जब हिस्सा बना तो इसका नाम पश्चिमी बंगाल ही रहा, हमने बदला नहीं ऐसा। तो पश्चिम बंगाल उस समय का तत्कालीन बिहार का कुछ हिस्सा मान के चल सकते हैं। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा का कुछ हिस्सा इस साइड में था। और ये जो एरिया था वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। तो इसको बांटने का मुख्य मकसद यही था कि हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो सत्ता है वो लंबे समय तक काबिज की जा सके। ठीक है ना, तो इस प्रकार उन्होंने लंबे समय तक शासन करने के लिए ये सोचा था। और ये किसके दिमाग की उपज थी, वैसे अगर कहा जाए तो ये वेडरबर्न जो है ना उसके दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसका सीधा साधा जो लक्ष्य था वो था सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, यानी कि एक बांटना उन सबको आपस में, बस। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।